तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन, ठीक है। अब इंडक्शन मशीन के बारे में स्टार्ट करने से पहले आप ये समझो कि क्या क्या चीजें हैं जो कि ऐसे जनरली आपको जाननी चाहिए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आप जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडक्शन मशीन इज व्हाट, सिंक्रोनस या असिंक्रोनस? दैट इज asynchronous machine. What is meaning of asynchronous machine? Synchronous is ns is not equal to nr. What is ns? ns is basically synchronous speed, और यहां पे जो ns है ना, that is basically speed of rotating magnetic field, ठीक है। और व्हाट इज एनआर? दैट इज रोटर स्पीड, ठीक है। दैट इज रोटर स्पीड। वो बात अलग है कि दिस एन ये बेसिकली विजिबल नहीं है, बट ये जो रोटर स्पीड है दैट इज विजिबल, जिसे आप बेसिकली देख सकते हो। ओके, उसके बाद असिंक्रोनस मशीन। देन इसके बाद इंडक्शन मशीन की बात करें तो दिस इज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पे अब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस का मतलब ये है कि जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज फिक्स्ड, बट जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो रोटर फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज वेरिएबल। मतलब एफ आर इज इक्वल टू एस एफ एस। इसका सारा डेरिवेशन अभी अपन देखेंगे सब कुछ। ओके, तो मतलब यहां पे जैसे अगर बात करें कि इंडक्शन मशीन को अपन मेनली कहाँ यूज करते हैं, मेनली अपन यूज करते हैं इंडस्ट्री में। अब देखो इंडस्ट्री में यूज करने के पीछे क्या पर्पज क्या है, क्योंकि ये थोड़ा इसका जो कंस्ट्रक्शन है ना, मतलब ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है, मतलब कॉस्टली नहीं होता है। इसके अलावा और मतलब आप ऐसे समझो कि अगर डैमेज भी होता है तो बहुत इजीली आप इसे बेसिकली रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि एक सिंगल देखा जाए तो सिंगल वाइंडिंग होती है इसमें, मेनली वो स्टेटर पे होती है। और इसके भी दो टाइप होते हैं, एक स्क्वायरल केज होता है और एक स्लिप रिंग होता है, जो अभी सारी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब इंडक्शन मशीन, और इसमें ये एक बहुत बड़ी वजह है इंडक्शन मशीन किसके लिए, पावर सिस्टम का हमारा पावर फैक्टर खराब करने के लिए, ठीक है ना। तो है अच्छा, इंडक्शन मशीन इज व्हाट, एसी मशीन, डीसी मशीन? दैट इज एसी मशीन, ठीक है ना। तो एक होता है इंडक्शन मोटर और दूसरा क्या होता है आपका, इंडक्शन जनरेटर। सेम मशीन को अपन एज ए इंडक्शन मोटर या इंडक्शन जनरेटर यूज कर सकते हैं। बताओ जरा, कल बात हुई थी इंडक्शन मोटर मतलब कब, जब एनआर इज लेस देन एनएस, और जनरेटर कब, एनआर इज ग्रेटर देन एनएस, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद अगर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे आ जाएं, इसके बाद अगर हम इसके कि काम कैसे करता है उस पे बात करें, बट उसके पहले हमें समझना पड़ेगा इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। इसका कंस्ट्रक्शन, इतनी बातें लिख ली क्या हमने, ठीक है। बेसिक बातें यार, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखवा रहा, ये वही बात है, मतलब हमें पता होनी चाहिए। अच्छा एक बात और, यहाँ पे जो हम इंडक्शन मशीन पढ़ेंगे ना, आप चाहे तो लिख लेना 3 फेज इंडक्शन मशीन, ठीक है ना। आप सिंपली लिख लेना 3 फेज इंडक्शन मशीन। अच्छा, 3 फेज इंडक्शन मशीन में अगर हमसे ये पूछा जाए कि मोटर और जनरेटर में हम ज्यादा किसको प्रीफर करते हैं, तो आंसर इज मोटर। क्यों जनरेटर क्यों नहीं?
देखो, क्योंकि जो हमें सप्लाई, जैसे हम एनएस क्या होता है 120 एफ अपॉन पी, या फिर एफ क्या होगा एन एस इंटू पी अपॉन 120। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है एक किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे, सिंक्रो मतलब स्पीड पे, सिंपली समझो आप किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे। और ये जो इंडक्शन जनरेटर होता है ना, ये बेसिकली इसकी स्पीड क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, लाइक वेरी कर रही होती है। इसकी स्पीड फिक्स क्यों, ये सारी बातें अभी अपन समझेंगे, ठीक है ना। इसलिए बेसिकली हम बहुत रेयर ही इसको कैसे यूज करते हैं, एज अ इंडक्शन जनरेटर। दूसरी प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, एक इसके साथ दो प्रॉब्लम है। इंडक्शन जनरेटर ना यूज करने के पीछे दो लॉजिक है। पहला कि एक तो ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की सप्लाई प्रोड्यूस करेगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की सप्लाई प्रोड्यूस करेगा, लाइक कि हमें तो 50 हर्ट्ज की चाहिए, बट वो अप डाउन करेगा। मतलब जो अगर आपको इंफॉर्मेशन हो तो फ्लक्चुएशन मैक्सिमम कितना होना चाहिए फ्रीक्वेंसी में, +-3%, दैट इज, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वो भी, मतलब वो भी बहुत रेयर। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, और दूसरा क्या है, इट डिमांड्स रिएक्टिव पावर, या फिर फ्रॉम बस बार लिखना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, फ्रॉम बस बार। मतलब जैसे इसको अगर चलाना है तो इसको रिएक्टिव पावर बाहर से क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा हमें। और बाहर से इन द सेंस वो उसी बस बार से लेगा, उसी बस बार से लेगा। बस बार में कहां से आएगा रिएक्टिव पावर, तो सिंपल सी बात है यार, बस बार है तो इसमें क्या कनेक्टेड होगा, अल्टरनेटर भी कनेक्टेड होगा, और मान लो ये जनरेटर भी कनेक्टेड है, इंडक्शन जनरेटर भी कनेक्टेड है। तो ये जो अल्टरनेटर होता है बस बार में बेसिकली कौन सा पावर दे रहा होता है, एक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव, ठीक है। मतलब ए पी और क्यू दोनों ही क्या कर रहा होता है, डिलीवर कर रहा होता है। तो मतलब आप इसे क्या लिखोगे, P प्लस जे क्यू। बट जब बात इंडक्शन की आएगी तो ये एक्टिव पावर तो दे रहा होता है बट रिएक्टिव पावर ले रहा होता है। तो जब इसके टोटल कॉम्प्लेक्स पावर की बात आएगी तो क्या लिखेंगे, P माइनस जे क्यू, क्योंकि हम इससे उम्मीद क्या कर रहे थे कि ये पावर क्या करेगा, देगा। तो हम साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव, बट एक्चुअली ये पावर क्या कर रहा है, ले रहा है, इसलिए हमने साइन क्या रखा यहाँ पे, नेगेटिव। ये बात हुई हमारी डिस्कशन पहले भी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये दो वजह है जिसकी वजह से हम इंडक्शन जनरेटर बहुत रेयर यूज करते हैं। क्या क्या, एक तो ये जो आउटपुट देता है वो क्या देता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की, और दूसरा ये इसको रिएक्टिव पावर हमें एक्सटर्नली बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा तब ये हमें एक्टिव पावर देगा। आ रही बात समझ में, इसको हमें जैसे ये अल्टरनेटर है, इसको हमें रिएक्टिव पावर नहीं देना है, ठीक है। बट अगर ये इंडक्शन जनरेटर की बात करेंगे तो इसको हमें रिएक्टिव पावर देना पड़ेगा, तब जाकर के हमें क्या देगा, एक्टिव पावर। तो ये दो वजह हैं जिसकी वजह से हम बहुत रेयर ही क्या यूज करेंगे, इंडक्शन जनरेटर। क्लियर है बात, ठीक है। खैर, तो मतलब हमारा जो मेन फोकस होगा किस पे होगा, देखो एग्जाम में क्वेश्चन भी उसी चीज से पूछे जाते हैं जो प्रैक्टिकली ज्यादा यूज होता हो। तो इंडक्शन जनरेटर में बहुत रेयर क्वेश्चन होगा, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन किस पे होगा हमारा, इंडक्शन मोटर पे होगा। जैसे बात करूं मैं सिंक्रोनस, सिंक्रोनस मोटर होता है, सिंक्रोनस जनरेटर होता है, ज्यादातर क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा, जनरेटर से, दैट इज ऑल्सो नोन एज अल्टरनेटर। तो उस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इन कंपैरिजन टू सिंक्रोनस मोटर। बट स्टिल सिंक्रोनस मोटर से इसलिए पूछा जाता है क्योंकि वो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है इन द ओवर एक्साइटेशन मोड, ठीक है। थ्री फेज इंडक्शन मशीन, इसमें हमारा जो मेन फोकस होने वाला किस पे होने वाला है, मोटर पे। तो सारी बातें हमारा मोटर ओरिएंटेड ही रहेंगी। जनरेटर के बारे में हम एक लेक्चर में बात कर लेंगे, ठीक है ना, वो भी लास्ट में। मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में ये ना आए कि सर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस क्यों नहीं करवा रहे हो, हमेशा क्या करवा रहे हो आप, मोटर को घुमाने की ही कोशिश कर रहे हो। क्यों, क्योंकि हम मोटर को सप्लाई देंगे। मोटर में क्या करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इनपुट, क्या है इलेक्ट्रिकल, मतलब आप सिंपली करंट दोगे और हमें मिलेगा क्या,
मैकेनिकल, ठीक है ना। तो मतलब हमेशा हम उसी बिहाफ पे बात करने वाले हैं। खैर, तो देखो यार, कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करें तो मान लीजिए कि एक सिंपल सा ये आपका स्टेटर है, ठीक है ना, ये आपका स्टेटर है। तो स्टेटर पे बेसिकली क्या होगी, वाइंडिंग्स होगी, और ये वाइंडिंग्स 120 डिग्री आपस में बेसिकली क्या होंगी, डिस्प्लेस्ड होंगे। ये आपस में 120 डिस्प्लेस्ड होंगे। अब यहां से अगर आप इस बात को समझो तो देखो, अगर मैं ऐसे बोलूं कि लाइक कि ये क्या है, स्टेटर वाइंडिंग, जो कि जिसको आप क्या बोल सकते हो, बेसिकली 3 फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग, 3 फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग। तो 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग बेसिकली कहां पे रखा गया है, स्टेटर पे रखा गया है। ये मैंने इस डायग्राम को ऐसे क्यों बनाया, बेसिकली मुझे ये वाइंडिंग 3 वाइंडिंग यूज किया गया है, 3 फेज है ना, तो लाइक 1 फेज 2 फेज 3 फेज, तो लाइक 3 अलग अलग वाइंडिंग यूज की गई हैं, और तीनों को कितने एंगल पे रखा गया है, समझ पा रहे हो नहीं, लाइक अगर आप ऐसे समझो, लाइक इन तीनों के बीच में एंगल कितना होगा, 120, ठीक है ना। तो 120 पे डिस्प्लेस्ड हैं, और दीज आर बैलेंस्ड वाइंडिंग। क्यों, अभी बात करते हैं। अब ये जो, अगर मैं पूछूं कि ये जो स्टेटर वाइंडिंग का कनेक्शन क्या है, बता सकते हो, दो ही पॉसिबिलिटी, या तो स्टार होगा या तो डेल्टा होगा। क्या है ये, क्या है ये स्टार, क्या होता है स्टार, बेसिकली 3 वाइंडिंग का एक वाइंडिंग, दूसरी वाइंडिंग और तीसरी वाइंडिंग, तो तीनों वाइंडिंग का एक टर्मिनल कॉमन है। देखो यहाँ पे एक टर्मिनल, ये तीनों क्या कर दिया मैंने, कॉमन कर दिया, और बाकी दो तीनों के एक एक क्या कर दिया, निकाल के मैंने बाहर कर दिया। तो मतलब ये बेसिकली इस पे मैं क्या दूंगा, 3 फेज सप्लाई, कैसे नो, इसमें मैं बेसिकली क्या देने वाला हूं, 3 फेज सप्लाई। डन। तो अब ये जो 3 फेज सप्लाई है, ये कहां दिया गया है, स्टेटर वाइंडिंग पे। देखो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली वैसा नहीं बना रहा हूं जैसा होता है, मैं बेसिकली समझाने के पर्सपेक्टिव से डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है ना, मतलब आप ये समझ जाओ कि ये क्या है, बेसिकली 3 फेज सप्लाई, 3 फेज एसी सप्लाई ना, 3 फेज एसी सप्लाई। देखो जब आप 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग में, मतलब मैं कंस्ट्रक्शन, दो चीजें साथ लेके चलने की कोशिश करूंगा, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, मतलब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे मैं चीजों को बताता चलूंगा, ठीक है, सिंपल। तो सबसे पहले हमने स्टेटर पे क्या दिया, 3 फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग, और इस 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग में बेसिकली मैंने 3 फेज बैलेंस्ड एसी सप्लाई इंटर कराया। 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग दी, मतलब 120 डिग्री आपस में उनको एक रखा, और दूसरा पॉइंट क्या है कि 3 फेज बैलेंस एसी सप्लाई दी। अब एक्चुअली ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर इन दोनों में से मैंने किसी एक कंडीशन को भी फुलफिल नहीं किया तो मुझे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन बन गया, मतलब यहां पे एक क्वेश्चन फ्रेम हो गया क्या, कि व्हाट इज द बेसिक नीड फॉर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, दो कंडीशन, क्या क्या, 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग, और दूसरा 3 फेज बैलेंस्ड सप्लाई। सर ये बैलेंस सप्लाई का मतलब क्या होता है, बैलेंस सप्लाई का मतलब ये होता है कि आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी, तीनों का जो वेक्टर सम है दैट मस्ट बी 0।
आ रही बात समझ में? या फिर आप इसको ऐसे समझो कि तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, सेम, और तीनों के बीच में जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, 120 डिग्री, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड वाइंडिंग। क्लियर है क्या बात? ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे यहां पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कराना है तो मैं दो कंडीशन को फुलफिल करवाने वाला हूं। क्या? थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग जिसको हम 120 डिग्री पे प्लेस करेंगे, दूसरा थ्री फेज बैलेंस एसी सप्लाई, थ्री फेज बैलेंस एसी सप्लाई। अब इन दोनों कंडीशन को जब हम फुलफिल करेंगे तो बेसिकली हमें क्या मिलने वाला है, बोलो, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। वी गेट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक ऐसा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आपको दिखने वाला नहीं है। समझो बात को, ठीक है ना, जो आपको दिखने वाला नहीं है। देखो, और ये जो पहले इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहां पे एक नोट पॉइंट करके लिखेंगे, when three phase supply is connected, when three phase supply is connected to stator which contains three phase balanced winding, which contains three phase balanced winding, then a rotating magnetic field, then a rotating magnetic field is produced, rotating magnetic field is produced, which rotates at a which rotates at a speed of which rotate at a speed of ns, which rotate at speed of ns with respect to stator, with respect to stator, with respect to stator। क्या मतलब है इसका? देखो यार, सिंपल सा कि जो यहां पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है उसकी स्पीड क्या है, ns। व्हाट इज ns? तो ns इज बेसिकली 120 f अपॉन p। ns इज 120 f अपॉन p। इस बात को थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। मतलब क्या है कि यहां पे जैसे ही आप सप्लाई दोगे, एक फील्ड जो कि इनविजिबल है वो हमेशा किस स्पीड से रोटेट करेगा, ns। अब ns का मतलब क्या होता है? ये जो ns है इसकी यूनिट क्या होती है, एनीवन? आरपीएम। क्या होती है, आरपीएम। ns की यूनिट क्या होती है, आरपीएम, मतलब राउंड पर मिनट। मतलब एक सेकंड में, सॉरी एक मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। रोटेटिंग का मतलब यही हुआ ना, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये रोटेट कर रहा है, अब रोटेट कर रहा है, अब जैसे आप ऐसे समझो, मैं बोल रहा हूं कि ए रोटेट कर रहा है, दिस इज द फर्स्ट केस, मैं दूसरा ए रोटेट कर रहा है, तो सेकंड केस में आरपीएम की वैल्यू ज्यादा है या नहीं है? समझ में आया नहीं? तो मतलब यहां पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। व्हाट इज फील्ड बेसिकली? व्हाट इज फील्ड? कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात तो ये समझो, मतलब फील्ड होता क्या है, एक किसी मैग्नेटिक मटेरियल के, जैसे एक फील्ड क्या है, जहां पे कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस करे। सिंपल सी बात है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे
मैंने यहां पे रखा हुआ है एक मैग्नेट, ठीक है, तो इसके आसपास अब अगर मैं बोल रहा हूं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां तक है, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, एक आयरन का टुकड़ा लो, इसको अगर आप यहां पे रखे हो, अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो मतलब ये इसके किस में है, मैग्नेटिक फील्ड में है। अगर इसको दूर कर दिया मतलब इसके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा चुका है। आगे बात समझ में? तो मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल सा मतलब है। तो सर ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कैसे हुआ? क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने दिया क्या है, करंट दिया हुआ है ना, 3 फेज सप्लाई करंट, यहाँ पे करंट तो दिया हुआ है, तो एक करंट बेसिकली क्या प्रोड्यूस करेगा, फील्ड। और उस फील्ड का नेचर कैसा होगा, रोटेटिंग। जैसे अगर मैंने एक मैग्नेट लिया तो उस मैग्नेट का जो फील्ड, वो मैग्नेट जो फील्ड क्रिएट करेगा, क्या वो रोटेटिंग होगा? नहीं। लाइक मैग्नेट है, क्या होगा, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, बस इसके मतलब एक तरीके से कुछ इस तरीके से, बस ये मैग्नेटिक लाइंस इस तरीके से होंगी, और ये वही फील्ड है जो हमें नहीं दिख रहा, याद रखना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये रोटेटिंग नहीं है। बट हम अगर इस सिचुएशन को फुलफिल करेंगे तो बेसिकली हमें जो फील्ड मिलेगा वो बेसिकली, सर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं समझ में आया, देखो जरा, एक ऐसे ही समझ लो, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है क्या? नहीं। बट अगर मैंने इसको घुमा दिया तो अभी ये क्या बन चुका है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, ऐसा करने से क्या हो रहा है, एक नॉर्थ पोल यहां पे बन रहा है, एक साउथ पोल यहां पे बन रहा है, और थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा, यही नॉर्थ पोल मुझे यहां मिला और साउथ पोल यहां मिला। थोड़ी देर बाद फिर देखा, नॉर्थ पोल यहां मिला, साउथ पोल यहां मिला। इसका मतलब क्या है, मैं उसे क्या बोल सकता हूं, रोटेटिंग इन नेचर, यस या नो? आ रही बात समझ में? तो नॉर्थ पोल जो मुझे, नॉर्थ पोल साउथ पोल मतलब आप ऐसे समझो कि एक सिंपल सा इस तरीके से था, और ये हमें रोटेट करता हुआ मिल रहा था। तो इससे हम मैंने गेस किया कि वो जो, क्योंकि गेस ही करना है, दिख तो रहा नहीं है, दिख नहीं रहा हमें, तो मतलब अब ये फील्ड मान लो इस तरीके से फील्ड है, अब ये रोटेट कर रहा है, तो एक सिंपल मतलब फील्ड रोटेट कर रहा है। अब किस स्पीड से रोटेट कर रहा है फील्ड, मतलब एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये रोटेट कर रहा है किस स्पीड से, मतलब क्या है, मतलब क्या है कि 1 मिनट में एनएस टाइम क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है, यस या नो? आरपीएम का मतलब क्या होता है, राउंड पर मिनट, कितना, एनएस। जैसे मैं बोला हूं 1000 आरपीएम, क्या मतलब है उसका, 1 मिनट में कितने चक्कर काट रहा है वो, 1000 ना। तो मतलब वो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो आपको दिख नहीं रहा है, वो कितने स्पीड, कितने 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है, एनएस। आई बात समझ में? वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो आपको नहीं दिख रहा है, याद रखना इस बात को। मतलब जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 फेज बैलेंस अप्लाई दी, 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग में ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट हो गया, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी स्पीड क्या है, एनएस। और एनएस डिपेंड किस पे करता है, फ्रीक्वेंसी एज वेल एज नंबर ऑफ पोल्स पे, फ्रीक्वेंसी एज वेल एज नंबर ऑफ पोल्स पे। मतलब अब समझो जरा, मान लो सपोज मैंने इस इंडेक्स, और पोल हमारे हाथ में है और फ्रीक्वेंसी सप्लाई के हाथ में है, आ रही बात समझ में? सपोज मुझे पता है कि हमारे पास जो अवेलेबल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 120 इंटू 50। अब मैंने अगर इंडक्शन मशीन का नंबर ऑफ पोल 2 बनाया, तो बेसिकली इस इंडक्शन मशीन में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी स्पीड कितनी होगी, 3000। मतलब 1 मिनट में वो जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो आपको नहीं दिख रहा है, 1 मिनट में कितने चक्कर काटेगा, 3000। समझ में आया? मतलब बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे और एक नंबर ऑफ पोल पे। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ पोल बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ पोल बेसिकली बढ़ाओगे, वैसे वैसे स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है,
वैसे स्पीड कम होती जाएगी। तो अभी आप सिंपल सी बात बताओ, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्लियर है आपके दिमाग में? क्योंकि मैं पूरे ड्यूरिंग वर्किंग मैं हर बार यही बोलता रहूंगा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एनएस, वही सारी बातें करूंगा। तो उसके पहले एक पिक्चर क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने सप्लाई दे दिया और क्या प्रोड्यूस हो चुका है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस स्पीड से घूम रहा है? एनएस से। एनएस किस पे किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पोल्स पे। और सर ये नंबर ऑफ पोल है क्या? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अब पूरे सिस्टम में सिर्फ यही है, तो कितने पोल हो गए? 2। अब कितने हो गए? 4। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। समझ में आया नहीं? और इसी तरीके से 6। समझ में आया नहीं? बस यार यही है। लाइक जितने नॉर्थ पोल, नॉर्थ साउथ जितने ज्यादा आगे, वैसे नंबर ऑफ पोल्स क्या करते जाए? बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, खैर। तो यहां पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एनएस फ्रीक्वेंसी पे, और मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे 3000 से ज्यादा स्पीड लेना है तो क्या मुझे मिल सकता है? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे तो मिल सकता है, पोल से तो नहीं मिल सकता। क्योंकि पोल का मिनिमम पॉसिबल नंबर क्या है? 2। नॉर्थ पोल अकेला तो यूनिपोलर तो मतलब उसमें सिर्फ हमेशा जब भी होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक ही होता है, मतलब बेसिकली अलग। अब जैसे आप मान लो आपके पास एक मैग्नेट आया, एक पे लिखा था नॉर्थ, एक पे लिखा था साउथ। मैंने बोला कि इसे एक पोल का बना दो, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? सर काट दो। बट जैसे ही आप काटोगे ऑटोमेटिकली यहां पे क्या इंड्यूस हो जाएगा? साउथ पोल। तो एक पोल तो पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर है बात हमें? ठीक है, तो मतलब 2 पोल मिनिमम हो सकते हैं। डन। तो अब देखो यार, अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका, अब ये फील्ड यहां पे घूम रहा है, एनएस स्पीड से घूम रहा है। अब देखो क्या करते हैं, अब थोड़ा बेसिक पे जाते हैं। क्या कि ईएमएफ इंड्यूस होने की 3 कंडीशंस हैं। क्या क्या? एक मैग्नेटिक फील्ड और एक कंडक्टर, और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो अभी मेरे पास क्या आ चुका है? मैग्नेटिक फील्ड। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, दैट इज रोटेटिंग इन नेचर। जरूरी भी है, क्यों? समझो जरा। अब मान लीजिए यहां पे एक है आपका रोटर, ये आपका रोटर। अब देखो यार, अगर ये रोटर है और रोटर पे बेसिकली क्या लगे होंगे? कंडक्टर्स। चलो बार्स लगे होते हैं स्क्वायरल केज में, और स्लिप रिंग वाइंडिंग में बेसिकली वाइंडिंग्स होती है। बट अभी अपन समझो कि एक सिंपल सा क्या यूज किया हुआ है, और ये बेसिकली ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। अभी ये सब अलग से बात करेंगे, जस्ट एक। और ये बार बेसिकली आपस में एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड। इमेजिन कर पा रहे हो? ठीक है, तो ये मैं बेसिकली आपको फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं। ठीक है, अगर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो हमें नहीं दिख रहा है, वो किस स्पीड से घूम रहा है? एनएस। अब वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन कंडक्टर्स को क्या करेगा? कट करेगा। यस या नो? इन वो जो मैग्नेटिक फील्ड है जो एनएस स्पीड से घूम रहा है, जो कि मुझे नहीं दिख रहा है, वो बेसिकली इन कंडक्टर को क्या करेगा? कट करेगा। ठीक है, और जब एक कट करेगा तो बेसिकली क्या होगा? एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। सारी चीजों को साथ साथ में लिखते चलते हैं। ओके, तो जो स्टेटर का फील्ड, स्टेटर वाइंडिंग है, उसने क्या प्रोड्यूस किया हुआ है? स्टेटर फील्ड, जो कि बेसिकली हमने क्या बोल दिया उसे? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एनएस स्पीड से घूम रही है। ठीक है, ओके। अब ए फील्ड एनएस स्पीड से घूम रही है, और अगर मैं बात करूं कि जो एनआर है, व्हाट इज एनआर? स्पीड ऑफ रोटर। एनआर क्या है?
स्पीड ऑफ रोटर। अभी एक बात बताओ, ए एन आर की वैल्यू है कितना? अभी अभी घूमा नहीं है, तो एन आर की वैल्यू क्या होगी? 0। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या है? ns। तो अब इन दोनों के बीच में मतलब एक ns स्पीड से घूम रहा है और एक रोटर है जो कि 0 स्पीड से रुका हुआ है, होगा क्या? फ्लक्स कटिंग होगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या आ रहा है? रिलेटिव वेलोसिटी। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी? बोलो, रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है? पहले तो ये बता दो आप। जैसे देखो, ए है, मान लो ए रुका हुआ है, ए 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी? 5 मीटर पर सेकेंड। यस या नो? ए रुका हुआ है, ए 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी? 5। अब ये दोनों ही 5 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से जा रहे हैं। व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड? 0। तो अब यार एक सिंपल सी बात समझो, यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी, यहां पे एक सिंपल सा दिमाग में रखना कि जो ईएमएफ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी मतलब फ्लक्स कटिंग। फ्लक्स कटिंग। अब एक बात बताओ, फ्लक्स कटिंग मैक्सिमम कब होगी? जब रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा होगा या जब रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी? मतलब एक कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है अभी? मतलब स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड है और एक कंडक्टर है, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 0। बट अगर मैं इसको इस स्पीड से घुमा रहा हूं तो अभी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। अब कितनी आएगी? जितनी स्पीड से मैं इसको घुमा रहा हूं। अब आप सिंपल सी बात बताओ, अभी रिलेटिव वेलोसिटी मतलब दो केसेस को ले लो आप, फर्स्ट केस सेकेंड केस, एक और सेकेंड, रिलेटिव वेलोसिटी किस में ज्यादा है? देखो, एक और इस तरीके से जल्दी जल्दी बेसिकली, ठीक है, किस में ज्यादा है? सेकेंड में। इसका मतलब फ्लक्स कटिंग किस में ज्यादा होगा? मतलब फ्लक्स कटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी बोल सकता हूं क्या? क्लियर है? और फ्लक्स कटिंग इज ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स कटिंग। ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स कटिंग। बहुत ध्यान से सुनना सारी बात। मतलब ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स कटिंग एंड फ्लक्स कटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, फ्लक्स कटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी। यस या नो? EMF is directly proportional to flux cutting and flux cutting is directly proportional to relative velocity. इतनी बात हम दिमाग में रखेंगे। अब एक बात बताओ, अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड NS से जा रहा है और रोटर नहीं जा रहा है तो उस समय रिलेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम है या मिनिमम है? मैक्सिमम है। समझो जरा, मतलब एक आप स्टेशनरी हो, कोई आपसे 10 किलो मतलब 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना है आप दोनों के बीच में? 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा केस, आप उसी की डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हो, वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी? 5। तो रिलेटिव अगर उसी के डायरेक्शन में मैंने घूमना स्टार्ट कर दिया, एक बात बताओ, रिलेटिव स्पीड इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई?
डिक्रीज हुई ना। इसका मतलब अब यहां पे क्वेश्चन ये भी बनता, सर उसी के डायरेक्शन में क्यों जा रहे हो, उसका भी आंसर अभी दूंगा मैं। फिलहाल आप ये समझो कि जो रोटर है उसकी टेंडेंसी क्या होती है, उसी डायरेक्शन में घूमने की जिधर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। क्यों, अभी बात करता हूं मैं। आई बात समझ में? तो आप एक लाइन चाहे तो लिख लो, द टेंडेंसी ऑफ रोटर इज टेंडेंसी ऑफ रोटर रोटेशन इज टेंडेंसी ऑफ रोटर रोटेशन इज same as direction of rotating magnetic field, same as direction of rotating magnetic field। सर ऐसा क्यों? अब पहले इसी बात को मैं समझा देता हूं। पूरे इलेक्ट्रिकल मशीन में एक ही प्रिंसिपल काम करता है, दैट इज लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या होता है कि ए अपने उस कॉज का अपोज करता है जिससे खुद प्रोड्यूस होता है, इफेक्ट अपोज द कॉज। एक सिंपल सी बात समझो, जब स्टेटर फील्ड ने घूमना स्टार्ट किया ns स्पीड से, रोटर रुका हुआ था और क्या जनरेट हुआ होगा, फ्लक्स कटिंग हुई होगी, ठीक ठाक फ्लक्स कटिंग हुई होगी, और फ्लक्स कटिंग हुई होगी तो ईएमएफ जनरेट हुआ होगा, और ईएमएफ जनरेट हुआ तो बेसिकली वो उस रोटर की क्या, अब उसको लेंज लॉ याद आ गया, मतलब कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो जो फ्लक्स कटिंग है उसका मैं क्या कर सकूं, अपोज कर सकूं। इतनी बात क्लियर है? क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जो ईएमएफ है दैट इज इफेक्ट, और जो कॉज है वो क्या है, फ्लक्स कटिंग। ईएमएफ इज इफेक्ट एंड कॉज क्या है, फ्लक्स कटिंग। तो बेसिकली ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसकी वजह से जो भी इफेक्ट हो रहा है उसकी टेंडेंसी क्या होगी, फ्लक्स कटिंग का क्या करेगी, अपोज करे। तो फ्लक्स कटिंग का अपोज करने के लिए अब एक बात बताओ, किधर जाना पड़ेगा? जैसे फ्लक्स कटिंग का अपोज करना है, मतलब फ्लक्स कटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी। तो मतलब फ्लक्स कटिंग को क्या करना है, कम। हम चाहते ज्यादा हो, बट वो चाहता है क्या हो जाए, फ्लक्स कटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब वो रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज करना चाहेगा, डिक्रीज करना चाहेगा। जो मोटर है, रोटर है, वो फ्लक्स वेलोसिटी को क्या करना चाहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी को डिक्रीज करना चाहेगा, ताकि फ्लक्स कटिंग क्या हो, कम हो। अब एक बात बताओ, मैं इधर 10 से जा रहा हूं, अब मुझे इसके अगेंस्ट रिलेटिव वेलोसिटी कम करने के लिए उसी के डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा ना। अगर ए इधर से 10 से जा रहा है, मैं इधर 5 से गया, तो 10 और 5 15। सेम डायरेक्शन में जाने पे रिलेटिव वेलोसिटी घटती है और अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो अब बताओ, किस जो रोटर की टेंडेंसी होगी किस डायरेक्शन में घूमने की होगी, सेम डायरेक्शन में, ताकि वो क्या कर सके, रिलेटिव वेलोसिटी को कम कर सके, ताकि वो फ्लक्स कटिंग भी क्या हो, कम हो। ये सब कर क्यों रहा है, लेंज लॉ को फुलफिल करने के लिए, कि इफेक्ट अपोज द कॉज। समझ में आई बात? ठीक है, मतलब जो रोटर की टेंडेंसी होगी वो किस डायरेक्शन में घूमने की होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ? तो अब सोचो, जब मुझे पता है कि इस रोटर को इसी डायरेक्शन में घूमना है, तो जब ये रोटर स्टेशनरी होगा, क्या उस समय फ्लक्स कटिंग मैक्सिमम नहीं होगी? जैसे आप बोल सकते थे कि सर फ्लक्स कटिंग इस डायरेक्शन में जाएंगे तो और मैक्सिमम होगी, बट जाएगी क्या, इसने जाना तो इसी डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ए जब रोटर रुका हुआ है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ns स्पीड से जा रहा है, तो क्या वो फ्लक्स कटिंग मैक्सिमम होगा? हाँ, मतलब उस समय जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा क्या वो भी मैक्सिमम होगा? हाँ, मतलब सिंपल सा है कि when nr is equal to 0, when nr is equal to 0, बताओ जरा क्या क्या मैक्सिमम होगा?
सबसे पहले फ्लक्स कटिंग मैक्सिमम, फ्लक्स कटिंग मैक्सिमम क्यों? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी इज, बोलो यार, रिलेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम, रिलेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम। अगर रिलेटिव वेलोसिटी, उल्टा करता हूं मैं, रिलेटिव वेलोसिटी इज मैक्सिमम, इसलिए फ्लक्स कटिंग इज मैक्सिमम, फ्लक्स कटिंग इज मैक्सिमम। और अगर फ्लक्स कटिंग मैक्सिमम है तो जो ईएमएफ इंड्यूस होएगा दैट इज ऑल्सो मैक्सिमम। समझ में आया क्या? दैट इज ऑल्सो मैक्सिमम। ये सारी बातें कब हैं? जब रोटर ने चलना स्टार्ट ही नहीं किया है, मतलब द वैल्यू ऑफ एन आर इज 0। ठीक है, मतलब अभी जब इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो कि एनएस स्पीड से घूम रहा है, अभी इस रोटर कंडक्टर में क्या क्या मैक्सिमम है? रिलेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम, फ्लक्स कटिंग मैक्सिमम, इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम। मतलब अब बताओ, जो स्पीड होगी, अच्छा मतलब फ्लक्स कटिंग मैक्सिमम हुई, मतलब ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम हुआ, और ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम, और इसको मैंने क्या कर रखा है? शॉर्ट सर्किट। तो इसका मतलब जो करंट इंड्यूस होगा दैट इज ऑल्सो मैक्सिमम। इंड्यूस्ड करंट इन रोटर इज मैक्सिमम, लिखो, इंड्यूस्ड करंट इन रोटर इज मैक्सिमम, इंड्यूस्ड करंट इन रोटर is maximum, induced current in rotor is maximum। डन। यहां पे E की वैल्यू, मतलब एट एन आर इज इक्वल टू 0 और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज NS। व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी देन? NS माइनस, बोलो यार, NR। इस टाइम पे रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा? बोलो, NR की वैल्यू क्या है? व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? NS। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया? NS। और बाकी इसके बाद NR क्या होगा? जब, अब देखो NR घूमेगा कैसे, पहले उस पर बात करते हैं। अभी तक मैंने घुमाया नहीं है, मैंने ये भी नहीं बताया कि घूमेगा क्यों। अभी जस्ट मैंने बताया कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ईएमएफ इज मैक्सिमम, एंड जो करंट होएगा IR, मतलब रोटर करंट, दैट इज ऑल्सो मैक्सिमम। मतलब इसमें ठीक ठाक अमाउंट में करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। इतनी बात यहां तक हम सबको बात क्लियर है यार? अब एक लाइन याद करो, मतलब अभी ये जो रोटर है ये कहां पे रखा गया है? मैग्नेटिक फील्ड में। वो बात अलग है कि वो मैग्नेटिक फील्ड किस स्पीड से घूम रहा है? NS से। बट रखा कहां गया है? मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, एक अब लाइन याद आ रही है क्या? कि करंट कैरिंग कंडक्टर when placed in a magnetic field it will experience a force। कैसे नो? लिखो ये लाइन, when current carrying conductor, when current carrying conductor is placed, when current carrying conductor is placed in magnetic field, करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा, करंट कैरिंग कंडक्टर है कौन? स्टेटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग? रोटर वाइंडिंग। व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ए मैग्नेटिक फील्ड कौन है? स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना? व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ, अब एक लॉजिक बनता है कि ऐसा भी क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इसके पीछे का भी लॉजिक देखो आप। लिख लिया? ये लाइन होगी कि नहीं कंप्लीट? करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ
magnetic field, it will experience a force. It will experience a force. It will experience a force. अब ये देखते हैं कि फोर्स आ कहां से रहा है, उस बात को समझ के फिर आगे बढ़ते हैं. It will experience a force. दो पोल की बात करता हूं. जितने नंबर ऑफ पोल स्टेटर पे होते हैं ना, रोटर पे उतने नंबर ऑफ पोल ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो जाते हैं, याद रखना. ठीक है, ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो जाते हैं. बात करेंगे आगे. ये स्टेटर है. अब आप बताओ, स्टेटर पे ये क्या है? स्टेटर का फील्ड. क्या ये रुका हुआ है? क्या ये रुका हुआ है? अरे यही है वो जो घूम रहा है एनएस से. जल्दी जल्दी आई बात समझ में. और ये एनएस आया कहां से? तो सिंपल सी बात है यार, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड है तो नॉर्थ और साउथ पोल भी तो होगा ही ना. करंट कहां से आया? सप्लाई दिया था आपने. तो जब आपने सप्लाई दी रोटर स्टेटर वाइंडिंग पे, तो क्या प्रोड्यूस हुआ होगा? मैग्नेटिक फील्ड. और उस मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही होंगे. जब भी बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, समझ जाओ कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल आने वाला है. तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है किसका? स्टेटर का, रोटर का? स्टेटर का. क्लियर है बात? फिर इसने ये रोटेट कर रहा था, इसने कट किया, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ. अब करंट कैरिंग कंडक्टर रोटर भी हो चुका है. इसके पहले करंट कैरिंग कंडक्टर कौन हुआ था? स्टेटर. वो स्टेटर करंट कैरिंग कंडक्टर इसलिए हुआ था क्योंकि हमने उसमें सप्लाई दी थी. और रोटर करंट कैरिंग कंडक्टर इसलिए हुआ क्योंकि उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है. अब अगर रोटर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो क्या वो खुद एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा क्या? अगर रोटर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो उसमें भी क्या होगा? समझ में आया नहीं? अगर वो रोटर मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो उसमें भी क्या होगा? एक नॉर्थ पोल साउथ पोल. मैंने मान लिया कि दिस इज नॉर्थ पोल या फिर दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल. ये साउथ पोल नॉर्थ पोल किसका है? रोटर का. एक तो ये बड़ा वाला बेसिकली किसका था? स्टेटर का. नॉर्थ पोल साउथ पोल किसकी वजह से? सप्लाई करंट की वजह से. छोटा वाला किसका है? स्टेट नॉर्थ पोल साउथ पोल है रोटर का. किसकी वजह से? इंड्यूस्ड करंट की वजह से, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो होएगी ही, नॉर्थ पोल साउथ पोल तो होएगा ही. अब ये दोनों दिख रहे हैं. अब एक बात समझो, एक किस स्पीड से घूम रहा है? एनएस. ये वाला पोल किस स्पीड से घूम रहा है? एनएस. अब सिंपल सी बात समझो, अगर यहां पे भी पोल इंड्यूस हो रखा है, पोल इंड्यूस हो रखा है, तो सिंपल सा मतलब है कि ए साउथ पोल इसको बेसिकली मतलब ए इसके एलोंग अट्रैक्ट होना चाहेगा. अगर ये स्टेशनरी होता तो ए जाकर के उससे चिपक जाता. यस या नो? अगर ये रुका हुआ होता तो इसने जाकर के उससे ओवरलैप कर जाना था. बट पंगा क्या है? ये क्या कर रहा है? घूम रहा है. किस स्पीड से घूम रहा है? एनएस से घूम रहा है. तो इसकी ए बेसिकली उसका पीछा करेगा. क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चक्कर में बेसिकली क्या करेगा? उसके पीछे पीछे घूमेगा. और ये है क्या? बस इसी वजह से घूम रहा है. समझ में आया? रोटर क्यों घूम रहा है? क्योंकि ए बेसिकली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर था, जो कि एनएस स्पीड से घूम रहा था. दिखा नहीं हमें, बट घूम रहा है ना. बट उसको उसके ऊपर ओवरलैप करने के लिए, मतलब उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बेसिकली ये क्या चाह रहा है कि मैं इसके ऊपर बेसिकली ओवरलैप कर जाऊं.
समझ में आया नहीं? तो इसके चक्कर में बेसिकली क्या करेगा, इसके पीछे पीछे घूमने वाला है कौन, रोटर, या फिर रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ? और यही वजह है, अब देखो एक यहां पे दो चीजें हैं, एक रोटर स्पीड और एक रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। एनएस आरएमएफ, एनआर आरएमएमएफ। बहुत ध्यान से सुनो। व्हाट इज एनएस? स्पीड ऑफ स्टेटर, and that is speed of stator rotating magnetic field, that is ns। सुन हमारी बात, क्योंकि मैं बात किसकी करने वाला हूं, रोटर की, तो मैं इसलिए बात किसकी भी कर रहा हूं, स्टेटर की। आपको यस से कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपली एन स्टेटर लिख लो। व्हाट इज एन स्टेटर? स्टेटर तो नहीं घूम रहा ना, तो स्पीड ऑफ स्टेटर इज व्हाट, 0। बट स्टेटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड कितनी है, ns। एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ रोटर, nr। तो फिर जो रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड कितनी है। आप लाइक एक ऐसे समझो कि पीछा कर रहे हैं, ये इसकी पीछा कर रहा, ठीक है, तो बट पहुंच नहीं पा रहा, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट इज व्हाट, 0। मतलब जिस स्पीड से स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा सेम स्पीड से रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी घूमेगा, क्योंकि पीछा कर रहा है ना। समझ में आया नहीं? तो व्हाट इज रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड? स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज 0, रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज 0। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिट, एक क्वेश्चन है जेई का, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, 0। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर, ns माइनस nr। आ रही बात समझ में? ठीक है, फिर से सुनो, यही इसी डायग्राम में ना चीजें हम इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल से समझ रहे हो फिर बाद में भूल जाओगे सब। ये क्या है, स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसकी स्पीड क्या है, ns। और ये क्या है, रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसकी स्पीड क्या है, ns। ठीक है, और अब कहोगे सर रोटर कहां गया, तो एक्चुअली जो रोटर है उसकी स्पीड क्या है, nr। रोटर क्या है, nr। जैसे आप ऐसे समझो कि जैसे दो चीजें एक दूसरे, जैसे आप ऐसे समझो कि टेंडेंसी है पीछा करने की। जैसे मान लो आप ऐसे समझो कि ये जो फोर्स है, मतलब इनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी टॉर्क प्रोड्यूस करने की कंडीशन ही यही है कि दो फील्ड के बीच में टॉर्क तभी प्रोड्यूस होगा जब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो, 0। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टॉर्क? फोर्स रोटेट, मतलब एक ऐसा फोर्स जो कि बेसिकली रोटेट कराए, जो कि किसी ऑब्जेक्ट को क्या कराए, रोटेट कराए। तो एक्चुअली आप अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये वो फोर्स ही तो है, ये इनके बीच का जो फोर्स है, ये फोर्स बेसिकली किस क्या कर रहा है, रोटेशन ही तो करा रहा है ना। एक्चुअली इसी को पता है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कैसे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल, आपने क्या प्रोड्यूस किया है, मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों के बीच में कैसा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ना।
लाइक ए नॉर्थ पोल, ए साउथ पोल, ए बेसिकली एक दूसरे को क्या करना चाह रहे हैं, अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो कौन सा फोर्स हुआ, कौन सा टॉर्क हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। समझ में आया नहीं, ज्यादा हो रहा लग रहा। अभी यहां से सिर्फ कंक्लूजन क्या क्या लेना वो समझो। क्या क्या, कि जो रोटर है ना, मतलब यहां पे क्या हो चुका है, ये रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है, उसके बारे में अभी मैं बाद में बात करता हूं। अभी फिलहाल रोटर में भी एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, किसका किसका, एक स्टेटर का और एक रोटर का, ठीक है ना। और रोटर की स्पीड क्या है, एनआर, बट रोटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या है, एनएस, ठीक है ना। ये बात याद रखो, फिलहाल तो काफी है। तो क्या बात हुई थी कि ईएमएफ, ये सारे चीज मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने उस लाइन के लिए एक्सप्लेन करी जो हमने लिखी थी, क्या, कि व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। वो फोर्स क्यों लगा, ये बात सबको समझ में आ गई। लाइक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो पीछे पीछे जा रहा था बेसिकली, इसीलिए हम बेसिकली क्या बोलेंगे कि फोर्स, उस फोर्स की वजह से क्या करेगा, घूमेगा, ठीक है ना। तो ईएमएफ मैक्सिमम और रोटर करंट इज व्हाट, मैक्सिमम। तो वहां पे एक फोर्स लगता है और उस फोर्स को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, F इजक्वल टू बी आई एल, F इजक्वल टू बी आई एल। मतलब अगर करंट की वैल्यू मैक्सिमम है तो वो जो जिस फोर्स से घुमाएगा वो भी क्या होगा, मैक्सिमम। किसको घुमाने की कोशिश करी जा रही है, बोलो, अभी घुमा नहीं है रोटर, किसको घुमाना है हमने, और ये हम नहीं घुमा रहे, ये सारा प्रोसेस घुमा रहा है। हम तो सिर्फ हम सप्लाई दे करके वहां से निकल लिए, सप्लाई दे चुके हैं, बस काम खत्म। अब ये सारा प्रोसेस हो रहा है, आपको तो सिर्फ घूमता हुआ दिख जाता है ना, इतने सारे काम एक्चुअली अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है ना। खैर, तो मैक्सिमम, आई मैक्सिमम तो एफ मैक्सिमम, मतलब अब रोटर की टेंडेंसी हो जाएगी घूमने की, अगर सपोज ये डायरेक्शन है एनएस की। व्हाट इज एनएस, वो भूल जाओ, एनएस स्टेटर स्पीड नहीं, मतलब अभी एनएस स्पीड क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, उसी पे आ जाओ। मतलब अगर डायरेक्शन है एनएस की, मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो जो रोटर पे फोर्स लग रहा है वो उसको किधर घुमाने की कोशिश करेगा, सेम डायरेक्शन में, किस स्पीड से, एनआर। समझ में आया, किस स्पीड से, एनआर, जो कि स्टार्टिंग में 0 था, अब धीरे धीरे स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि वो फोर्स लगा ना, क्या हुआ, फोर्स लगा, और वो फोर्स कौन सा फोर्स, मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। अब समझो जरा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मतलब अब बेसिकली मतलब क्या है कि रोटर घूम चुका है, क्यों घूमा वो बात सबको क्लियर होगी, ठीक है ना। मोटर घूम चुका है, अब जैसे जैसे मोटर घूमना स्टार्ट करेगा, अब बहुत ध्यान से सुनना, एज एन आर इंक्रीजेस, अभी सारी बातें किस पे हो रही थी, एन आर इज इक्वल टू 0 पे। अब क्या बोल रहा हूं कि अब मोटर घूम चुका है, अब देखिए क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। एज एन आर इज इक्वल टू, मतलब एन आर इंक्रीजेस, तो एक बात बताओ, सबसे पहला क्वांटिटी रिलेटिव वेलोसिटी, क्या था रिलेटिव वेलोसिटी, माइनस क्यों आया, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होना था, प्लस। क्लियर है, तो रिलेटिव वेलोसिटी एनएस माइनस एनआर। अब बताओ जरा, एनआर की वैल्यू क्या हो रही है, एनआर की वैल्यू क्या हो रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, बोलो, कम, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, कम, ठीक है। दूसरा, अगर रिलेटिव वेलोसिटी कम हुआ तो फ्लक्स कटिंग क्या होगा,
फ्लक्स कटिंग इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी, यस या नो? तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स कटिंग, अगर रिलेटिव वेलोसिटी घट रहा है तो फ्लक्स कटिंग भी क्या होगा, कम हो जाएगा। और अगर फ्लक्स कटिंग हुआ कम तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स कटिंग ना, डी फाई बाई डी टी, तो दैट विल ऑल्सो रिड्यूस ना। और अगर ईएमएफ कम हुआ तो एक बात बताओ, जो करंट इंड्यूस हो रहा था वो भी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। और अगर आई की वैल्यू कम हुई तो जो उस पे फोर्स था ये भी बेसिकली क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू बी आई एल। तो फोर्स, करंट कम होने से फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम। तो मतलब क्या, मतलब यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जब रोटर जीरो स्पीड पे है उस समय मशीन की जो टेंडेंसी होगी घुमाने की वो मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है वैसे वैसे जो मोटर के रोटर को घुमाने की टेंडेंसी होगी दैट विल रिड्यूस। समझ में आया नहीं यार? सिंपल सी बात है, एक गाड़ी, एक किसी को धक्का दे रहे हो आप, जब वो स्टेशनरी होता है उस समय आपका फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम ना। जैसे जैसे वो स्पीड अप होने लगती है, लाइक अगर एक प्लेन है तो आप अपना फोर्स ऑटोमेटिकली क्या करते जाते हो, कम करते जाते हो ना, बस वैसे ही है। यस या नो? क्लियर है? और सपोज, मतलब जैसे जैसे एनआर बढ़ेगा ये सारे वैल्यूज क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और अगर गलती से एनआर बढ़ते बढ़ते एनएस के बराबर पहुंच गया तब देखो क्या होगा। देखो, अगर एनआर बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाए, एनएस के, अब वो सारी चीजें डायरेक्टली लिख सकते हो। व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी, एनएस माइनस एनआर होता है ना, तो एनएस माइनस एनआर, एनआर की वैल्यू किसके बराबर होगी, एनएस, तो एनएस माइनस एनएस। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, जीरो। सही बात है ना, मैं बोल रहा हूं कि अगर रोटर भी इसी की स्पीड से घूम रहा है, एनएस की स्पीड से, तो कोई फ्लक्स कट करेगा क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं यार? जब दोनों फील्ड और कंडक्टर दोनों सेम स्पीड से घूमेंगे, जैसे अब ये फील्ड है, ये फील्ड है और ये कंडक्टर है, ये ईएमएफ इंड्यूस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कोई रिलेटिव वेलोसिटी ही नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूं कि दो लोग हैं, इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, दो लोग हैं एक ही बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, वही बात तो हो रही ना। लाइक दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, मतलब दोनों एक ही बाइक पे जा रहे हैं ना, तभी पॉसिबल है। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी, जीरो। तो फ्लक्स कटिंग कितनी, फ्लक्स कटिंग इज जीरो। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो, करंट, रोटर करंट जीरो, और फोर्स जीरो, जो फोर्स घुमाने की कोशिश कर रहा था वो भी क्या हो गया, जीरो। अब जब सब कुछ, जब फोर्स ही नहीं लग रहा है इस पे, बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब इस पे फोर्स ही नहीं लग रहा है, जब इस पे फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो क्या ये फर्दर कोई फोर्स है जो इसे घुमाएगा, तो ऑटोमेटिकली इसकी स्पीड कम होने लगेगी, और स्पीड कम हो करके किससे कम हो जाएगी, एनएस से कम हो जाएगी। बट जैसे ही एनएस से कम हुआ, ड्यू टू लेंज लॉ, फिर से वो उसके पीछे ही जाने वाला है। क्यों? क्योंकि उसकी टेंडेंसी क्या है कि उस फ्लक्स कटिंग का क्या करना है, उसने अपोज करना है। मतलब देखा जाए तो सब घुमा कौन रहा है, लेंज लॉ, मतलब उसी, वही तो कर रहा है, वरना क्या जरूरत पड़ी, क्यों घूम रहा है वो। जैसे ही वो फोर्स खत्म हुआ, जैसे ही फोर्स खत्म हुआ ऑटोमेटिकली फिर क्या हुआ, फोर्स खत्म होने के साथ ही अब इसे रुक जाना चाहिए था, मतलब स्पीड कम हो जानी चाहिए थी। हम उम्मीद कर रहे मोटर रुक जाएगा, बट स्टिल जैसे ही थोड़ा सा कम हुआ, फिर एनआर की टेंडेंसी क्या है, किसके पास पहुंचने की, एनएस के पास।
क्यों? ताकि रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाए, 0। तो मतलब एक तरीके से यहां पे क्या हो रहा है कि मतलब अब इसका मतलब क्या हुआ, एनआर पीछे आने को तैयार नहीं है, एनआर रुकने को तैयार नहीं है, और बेसिकली जैसे ये एग्जैक्टली उसके पास पहुंचेगा, कोई फोर्स है ही नहीं जो उसको घुमाएगी। जब तक वो पीछे है तब तक फोर्स काम कर रहा है, जैसे ही उसके स्पीड के बराबर पहुंच गया, फोर्स भी अपना हाथ पीछे खींच ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एनआर किसके आसपास घूमेगा, एनएस के आसपास घूमेगा। आई बात समझ में? मतलब जो रोटर है उसकी टेंडेंसी क्या होगी, किसके आसपास, मतलब किस स्पीड से घूमने की, नियर टू द सिंक्रोनस स्पीड। क्योंकि अगर रोटर सिंक्रोनस स्पीड के पास पहुंचने की कोशिश करेगा तो ए होगा, और अगर वो पीछे जाने की कोशिश करेगा तो लेंज लॉ नाराज हो जाएंगे। समझ पा रहे हो नहीं? लेकिन फिर वो वाली कंडीशन फिर अलग हो जाएगी ना, लेकिन क्योंकि उसमें क्या है, फ्लक्स कटिंग को कम करना है। फ्लक्स कटिंग कब कम होगा, जब एनआर किसके करीब पहुंचेगा, एनएस के करीब। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ रोटर एनएस के पास पहुंचना चाह रहा है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, बट जैसे ही पहुंच रहा है, अगर पहुंच जा रहा है तो उसको उठा के पीछे फेंक दे रहा है। क्यों? क्योंकि फिर कोई फोर्स लगाने वाला है ही नहीं। ठीक है, बस इसी बेसिकली प्रोसेस में आप किसका फायदा होता रहेगा, आपका। लोड लगा दो, जब वो खुद घूम रहा है तो तुम्हारे लोड को भी तो घुमा ही देगा। यस नो? मतलब इसका फायदा बेसिकली कौन उठा रहा है, आप उठा रहे हो। ये जो प्रोसेस हो रहा है इसका फायदा बेसिकली कैसे उठा रहे हो, इसमें क्या लगा दिया, शाफ्ट लगा दिया, और उसमें लोड लगा दिया कि ठीक है तुम तो पीछा कर ही रहे हो, इसको भी घुमा दो थोड़ा सा। यस नो? ठीक है, बस इसी तरीके से आपका मोटर क्या हो रहा होता है, घूम रहा होता है, इंडक्शन मोटर। क्लियर है बात? तो ये पूरा क्या था, वर्किंग। ठीक है ना, ये पूरा बेसिकली क्या था आपका, वर्किंग। अब देखो, अभी जैसे कि हमें दिख रहा है कि वेरी क्या कर रहा है, वेरी क्या कर रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी। कहीं ना कहीं उस पे सारी चीजें डिपेंडेंट है। क्या? रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज व्हाट, एनएस माइनस एनआर। तो एक्चुअली हम उसको, इस स्लिप को आप ऐसे समझो, एक पहला नाम उसी रिलेटिव वेलोसिटी को, उसी रिलेटिव वेलोसिटी को बेसिकली अपन बोलते हैं स्लिप स्पीड। स्लिप स्पीड विच इज बेसिकली व्हाट, एनएस माइनस एनआर। क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो अब देखो क्वांटिटी कौन सी वेरी कर रही थी, एनआर। कौन सी क्वांटिटी वेरी कर रही है, एनआर। अब एनआर वेरी कर रही है तो मतलब एक तरीके से कोई एक क्वांटिटी तो होगी ना जो वेरी, जिसके थ्रू हम वेरिएशन को दिखा सके, जिसके थ्रू हम वेरिएशन को दिखा सकें। तो वो बेसिकली हम किसकी हेल्प लेते हैं, स्लिप की। ठीक है, तो एक तो होता है स्लिप स्पीड, दैट इज एनएस माइनस एनआर, और एक होता है आपका फ्रैक्शनल स्लिप। क्या होता है, फ्रैक्शनल स्लिप। ये क्या है बेसिकली, एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस। इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट स्लिप, और क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट स्लिप। और एक होता है परसेंटेज स्लिप। तो परसेंटेज स्लिप बेसिकली क्या हो जाएगा, एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस इंटू 100, दैट इज परसेंटेज स्लिप। क्लियर है क्या? क्योंकि देखो इसमें हमें पता है कि रोटर क्या हो रहा है, रोटर की स्पीड हमेशा क्या हो रही है, चेंज कर रही है, और रोटर की स्पीड चेंज कर रही है तो उसके वेरिएशन को हम कोई एक पैरामीटर तो देना पड़ेगा जिसके थ्रू हम दिखा सकें कि कैसा वेरिएशन हो रहा है। तो उसके लिए हमने क्या सेलेक्ट किया, यस दैट इज व्हाट, स्लिप। और स्लिप में भी कौन सा स्लिप, दैट इज फ्रैक्शनल स्लिप। इसके बारे में बात नहीं करते, क्यों? क्योंकि इस ए हमें रिलेटिव स्पीड नहीं दिखा रहा होता है, बट ये क्या दिखा रहा है हमें, रिलेटिव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू एनएस,
विथ रिस्पेक्ट टू ns, क्योंकि अगर मैं इस ns माइनस nr को लूं तो अलग अलग मोटर के लिए अलग अलग हो जाएगी ना, किसी के लिए ns की वैल्यू कुछ होती है, किसी के लिए कुछ होती है। बट अगर मैं फ्रैक्शनल में बात करूंगा तो चाहे जितना भी हो क्या फर्क पड़ता है, आएगा तो 0 से 1 के बीच में ही मोटर के लिए। ठीक है, जैसे इसको थोड़ा और मतलब समझो, मतलब जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्लिप, तो स्लिप बेसिकली क्या है, ns माइनस nr अपॉन ns। अब देखो, अगर यहीं पे आपसे ये पूछा जाए कि एट स्टार्टिंग, पूरे इंडक्शन मशीन में हम सबसे ज्यादा यही टर्म यूज करने वाले हैं, यस याद रखना, समझ लो अच्छे से। एट स्टार्टिंग बोलो एनआर की वैल्यू क्या होगी। देखो यही सारी चीजें ना समझाने के लिए मैं बेसिकली वो जो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाई गई ना, मुझे पता है वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट वहां से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ जो पूरे चैप्टर में आपको काम देने वाला है। ठीक है ना, वो जो चीजें अभी आपको डिस्कस कराई हैं। तो एट स्टार्टिंग एनआर इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लिप देन, देखो ns माइनस 0 अपॉन ns दैट इज 1। तो मतलब एट स्टार्टिंग स्लिप इज मैक्सिमम मिनिमम, स्लिप क्या है मैक्सिमम, और स्पीड क्या है मिनिमम, स्पीड क्या है मिनिमम, रोटर की स्पीड। क्लियर है बात, रोटर की स्पीड मतलब यहां से मैं क्या देख सकता हूं कि जो रोटर की स्पीड है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। मतलब जैसे जैसे स्लिप बढ़ाएंगे, सॉरी स्लिप घटाएंगे, स्पीड क्या होगी बढ़ेगी। यस या नो, एट एनी स्पीड तो ns माइनस nr, एट सिंक्रोनस स्पीड nr इक्वल टू ns। ns से मोटर के केस में nr ns से ज्यादा जा सकता है क्या, नहीं, लेकिन उसी पे पहुंचते ही उसका फोर्स ही खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम स्पीड कितनी है nr की, ns। तो वो उस केस में स्लिप क्या हो जाएगा, ns माइनस nr की वैल्यू भी किसके बराबर, ns, तो दैट इज 0। तो मतलब क्या हुआ कि स्लिप स्लिप मतलब जो स्पीड थी दैट इज व्हाट nr, nr कहां से कहां तक है 0 से ns, मतलब स्लिप कहां से कहां तक है 1 से लेकर के 0, सॉरी मतलब स्लिप 1 से कम और 0 से ज्यादा। समझ में आया क्या, स्लिप का रेंज क्या है 0 से 1। क्लियर है, तो अगर मान लीजिए इसमें कोई पूछ रहा है कि स्लिप के टर्म्स में मुझे रोटर के, अगर स्लिप दिया हुआ है, स्लिप दिया हुआ है और मुझे रोटर की स्पीड बताओ, तो बेसिकली क्या होगा, यस ns, ns माइनस nr, nr इज इक्वल टू ns माइनस यस ns, या फिर nr इज इक्वल टू ns 1 माइनस s। इसको डायरेक्टली याद कर लेना, बार बार यूज करूंगा मैं इसे। व्हाट इज nr, ns इंटू 1 माइनस s। क्यों, क्योंकि आप ns दिया रहेगा और आपको स्लिप दिया रहेगा, तो निकालना क्या रहेगा रोटर की स्पीड। तो आप ये फॉर्मूला बार बार यूज करोगे, क्या nr इक्वल टू ns इंटू 1 माइनस s, nr इक्वल टू ns इंटू 1 माइनस s। यहां पे एक तो अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज सप्लाई फ्रीक्वेंसी fs, तो आप क्या बोलोगे, जैसे आप ऐसे देखो ns इक्वल टू क्या होता है 120 f अपॉन p। व्हाट इज f, ns इंटू p डिवाइड बाई 120। बहुत ध्यान से सुनना, बट अगर मैं पूछूं व्हाट इज fr, जब आपको पूछा जाए fr, तो fr किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगा, रिलेटिव स्पीड पे, ना कि nr पे ना ही ns पे, दोनों के रिलेटिव स्पीड पे। मतलब क्या ns माइनस nr इंटू p
अपॉन 120 NS माइनस NR इंटू P अपॉन 120। बहुत ध्यान से समझो, ये रोटर की फ्रीक्वेंसी। यार एक बात बताओ, रोटर की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, जैसे सप्लाई फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है वेरिएबल है? कांस्टेंट है ना, सप्लाई फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, बट जो रोटर फ्रीक्वेंसी है दैट इज, और किस पे डिपेंड करेगा? मतलब एनआर पे, एनआर पे, वही रिलेटिव स्पीड पे। जैसे नो, जैसे अगर मैं पूछूं कि जैसे समझो जरा, अगर मैं पूछूं कि इस फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कब होगी? जब रिलेटिव स्पीड मैक्सिमम होगा, एनआर की वैल्यू 0। जैसे देखो, आप समझो जरा, यस इक्वल टू आपने क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज स्लिप? एनएस एनआर अपॉन, व्हाट इज एनएस माइनस एनआर देन? यस इंटू एनएस। तो एनएस माइनस एनआर क्या हो जाएगा? बोलो। यस इंटू एनएस डिवाइड बाई 120 इंटू पी। तो यस इंटू एनएस इंटू पी अपॉन 120। ये दिखा क्या कुछ? क्या है ये? समझ आया नहीं? यार ये तो रटा होगा ना, एफ आर इक्वल टू एस एफ एस। बस वही बता रहा हूं। ए यस और ये बेसिकली क्या है? एफ एस। तो एफ आर इक्वल टू यस इंटू एफ एस।